नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 14 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत में हालिया पेंशन सुधारों ने शासन को नियम पुस्तिका संचालित मॉडल से निम्नलिखित में से किस में बदल दिया है? ऑप्शन A है प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल, ऑप्शन B है नागरिक केंद्रित मॉडल, ऑप्शन C है प्रदर्शन आधारित मॉडल, ऑप्शन D है पारदर्शिता उन्मुख मॉडल। सही जवाब है ऑप्शन B, नागरिक केंद्रित मॉडल। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेंशन सुधारों ने शासन के प्रतिमान को नियम पुस्तिका संचालित से नागरिक केंद्रित में बदल दिया है। विकल्प A गलत है क्योंकि प्रौद्योगिकी एक उपकरण है, न कि उल्लिखित प्राथमिक शासन परिवर्तन। विकल्प C गलत है क्योंकि प्रदर्शन आधारित शासन एक व्यापक प्रशासनिक लक्ष्य है, न कि इस कथन का विशिष्ट केंद्र बिंदु। विकल्प D गलत है क्योंकि जबकि पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, यह इस संदर्भ में मंत्री द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द नहीं है। परीक्षा युक्ति। एसएससी अक्सर आधिकारिक सरकारी बयानों में प्रयुक्त सटीक शब्दावली का परीक्षण करता है। मंत्रियों द्वारा प्रेस विज्ञप्तियों में उपयोग किए गए विशिष्ट वाक्यांशों पर ध्यान दें। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियां बनाने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार ने भविष्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो पेंशन स्वीकृति और भुगतान के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली है। इन पहलों का उद्देश्य पेंशन प्रसंस्करण चक्र में देरी को कम करना और भौतिक कागजी कार्रवाई को समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हाल ही में सम्मानित किए गए लीप्स 2025 पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानना है? ऑप्शन A है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, ऑप्शन B है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र, ऑप्शन C है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन D है कृषि निर्यात। सही जवाब है ऑप्शन B, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र। लीप्स 2025 पुरस्कार विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के भीतर उत्कृष्टता और नवाचार में योगदान करने वाले हितधारकों को सम्मानित करने के लिए शुरू किए गए थे। विकल्प A गलत है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को अक्सर MNRE पहलों के तहत वर्गीकृत किया जाता है। विकल्प C गलत है क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिडवाई की डिजिटल इंडिया जैसी पहलों द्वारा शासित होता है। विकल्प D गलत है क्योंकि कृषि निर्यात आमतौर पर एपीडा या कृषि मंत्रालय के तहत प्रबंधित किए जाते हैं। परीक्षा युक्ति। जब प्रश्न लीप्स का उल्लेख करते हैं तो इसे अन्य क्षेत्र विशिष्ट पुरस्कारों के साथ भ्रम से बचने के लिए तुरंत लॉजिस्टिक्स से जोड़ें। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो वर्तमान में देश के GDP का लगभग 13-14% है। इसे सुव्यवस्थित करने के लिए भारत सरकार ने 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति NLP शुरू की, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कम करना है। ये पहल मेक इन इंडिया कार्यक्रम के साथ निकटता से एकीकृत है, जो कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को लागत प्रभावी बनाए रखना सुनिश्चित करती है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके इन प्रयासों को पूरक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित होने वाला है? ऑप्शन A है कोची, केरल, ऑप्शन B है थूथुकुडी, तमिलनाडु, ऑप्शन C है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन D है मंगलुरु, कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन B, थूथुकुडी, तमिलनाडु। भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन विशेष रूप से थूथुकुडी, तमिलनाडु को परियोजना स्थल के रूप में निर्दिष्ट करता है। कोची में मौजूदा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, इसलिए ये गलत है। विशाखापत्तनम और मंगलुरु प्रमुख बंदरगाह शहर हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए निर्दिष्ट स्थान नहीं हैं। एसएससी परीक्षाओं में हमेशा ब्राउनफील्ड मौजूदा का विस्तार और ग्रीनफील्ड नया परियोजनाओं के बीच अंतर करें। याद रखें कि थूथुकुडी ऐतिहासिक रूप से भारत के पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है। थूथुकुडी, जिसे पहले तूतीकोरिन के नाम से जाना जाता था, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह शहर है।
एक ग्रीनफील्ड परियोजना एक प्रकार की परियोजना है जो बिना इस्तेमाल की गई भूमि पर शुरू से बनाई जाती है, जिसके लिए मौजूदा संरचनाओं को गिराने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में समुद्री क्षेत्र वर्तमान में सागरमाला कार्यक्रम के तहत एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के विस्तृत तटरेखा में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा जारी मदर सैंक्शन की पहली किस्त की कुल राशि क्या है? ऑप्शन A है 301.50 करोड़ रुपये, ऑप्शन B है 401.50 करोड़ रुपये, ऑप्शन C है 501.50 करोड़ रुपये, ऑप्शन D है 601.50 करोड़ रुपये। सही जवाब है ऑप्शन बी 401.50 करोड़ रुपये। सरकार ने 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 401.50 करोड़ रुपये की पहली किस्त आधिकारिक तौर पर जारी की। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि वे इस विशिष्ट स्वीकृति आदेश से जुड़े नहीं विभिन्न संख्यात्मक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार का प्रश्न सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों में उल्लिखित विशिष्ट वित्तीय आवंटन को याद करने की उम्मीदवार की क्षमता का परीक्षण करता है। परीक्षा टिप: एसएससी परीक्षाओं के लिए करोड़ के आंकड़ों और न्यायिक या बुनियादी ढांचा सुधारों से संबंधित योजनाओं में उल्लिखित विशिष्ट वित्तीय वर्ष पर ध्यान दें। न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 1993-94 से न्यायालय परिसरों और आवासीय इकाइयों के निर्माण में राज्य सरकारों की सहायता के लिए कार्यरत है। ये योजना कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ये पूरे भारत में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों की उच्च लंबितता को कम करने में मदद करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ई कोर्ट मिशन के तहत कोर्टरूम के डिजिटल एकीकरण और आधुनिकीकरण के लिए इस तरह का वित्त पोषण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, इंडिया ने हाल ही में किस संगठन के साथ एक समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन A है OpenAI, ऑप्शन B है कार्य, ऑप्शन C है एनवीडिया, ऑप्शन D है गूगल AI। सही जवाब है ऑप्शन बी कार्य। इंडिया और कार्य के बीच नैतिक AI विकास और डेटा पहुंच को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। OpenAI, एनवीडिया और गूगल AI वैश्विक प्रौद्योगिकी निगम हैं, जबकि कार्य एक सामाजिक उद्यम है जो निष्पक्ष डेटा संग्रह पर केंद्रित है। इंडिया सरकार के नेतृत्व वाली पहल है, जो कार्य को इस संदर्भ में सही भागीदार बनाती है। परीक्षा टिप: एसएससी परीक्षाओं में MOU से निपटने के दौरान हमेशा सरकारी पहलों और निजी बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच अंतर करें। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITY के तहत एक रणनीतिक पहल है, जिसे भारत में AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्य एक अनूठा सामाजिक उद्यम है जो AI प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, नैतिक रूप से प्राप्त डेटा को इकट्ठा करने में माहिर है। ये सुनिश्चित करता है कि डेटा के पीछे के व्यक्तियों को उचित भुगतान किया जाए। इस सहयोग का उद्देश्य AI विकास को अधिक समावेशी और विविध भाषाई और सामाजिक डेटा सेट का प्रतिनिधि बनाकर डिजिटल विभाजन को पाटना है। क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, छात्रों में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में भारतीय भाषा समर कैंप BBSC का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन A है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन B है श्री संजय कुमार, ऑप्शन C है श्री के संजय मूर्ति, ऑप्शन D है श्री अनीता करवाल। सही जवाब है ऑप्शन B श्री संजय कुमार। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव के रूप में कार्यरत श्री संजय कुमार ने आधिकारिक तौर पर भारतीय भाषा समर कैंप का शुभारंभ किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, सचिव नहीं। श्री के संजय मूर्ति उच्च शिक्षा विभाग की सचिव हैं, इसलिए वे स्कूल स्तर की पहल के लिए गलत विकल्प हैं। श्री अनीता करवाल विभाग की पूर्व सचिव हैं, वर्तमान नहीं। परीक्षा टिप: हमेशा विभाग के मंत्री, राजनीतिक प्रमुख और सचिव, प्रशासनिक प्रमुख के बीच अंतर करें, क्योंकि एसएससी अक्सर इस अंतर का परीक्षण करता है। भारतीय भाषा समर कैंप राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषाओं के प्रचार और संरक्षण की वकालत करती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।
यह विभाग मुख्य रूप से समग्र शिक्षा और पीएम पोषण जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। एनईपी 2020 विशेष रूप से छात्रों को कई भारतीय भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के माध्यम से उन्नत और आधुनिक बनाने के लिए किस प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी गई? ऑप्शन A है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन B है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन C है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन D है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही जवाब है ऑप्शन B, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण को पीपीपी मॉडल के माध्यम से मंजूरी दे दी है, जिसे आधिकारिक तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए मुंबई के हवाई अड्डे को संदर्भित करता है, जो पहले से ही निजी संचालन के अधीन है। विकल्प सी बेंगलुरु हवाई अड्डे को संदर्भित करता है और विकल्प डी हैदराबाद हवाई अड्डे को संदर्भित करता है। ये दोनों अलग अलग इकाइयां हैं जो इस विशिष्ट कैबिनेट अनुमोदन में शामिल नहीं हैं। एसएससी परीक्षाओं में हवाई अड्डों के आधिकारिक नामों को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नों में अक्सर शहर के नामों के बजाय औपचारिक नामों का उपयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि पीपीपी मॉडल वर्तमान में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार का पसंदीदा मार्ग है। महाराष्ट्र में स्थित नागपुर अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के 0 मील केंद्र के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। ये शहर एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों को रेल और सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है। पीपीपी मॉडल में परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, बनाने और संचालित करने के लिए एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल है। परिचालन दक्षता और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस रणनीति का उपयोग अक्सर विमानन क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस ढांचे के तहत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और उन्नयन को मंजूरी दी है? ऑप्शन A है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बॉट मॉडल। ऑप्शन B है सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल। ऑप्शन C है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी मॉडल। ऑप्शन D है संयुक्त उद्यम विकास जेवीडी मॉडल। सही जवाब है ऑप्शन B, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी ढांचे के तहत एक निजी भागीदार को शामिल करते हुए एक दीर्घकालिक लाइसेंस समझौते के माध्यम से नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन को मंजूरी दी। विकल्प ए बॉट एक विशिष्ट प्रकार का अनुबंध है, लेकिन आधिकारिक अनुमोदन में उल्लिखित व्यापक ढांचा नहीं है। विकल्प सी ईपीसी एक ऐसे मॉडल को संदर्भित करता है जहां सरकार निर्माण के दौरान पूर्ण नियंत्रण और स्वामित्व बरकरार रखती है, जो यहां मामला नहीं है। विकल्प डी जेवीडी एक अलग कॉर्पोरेट संरचना है जो इस कैबिनेट निर्णय में निर्दिष्ट नहीं है। परीक्षा युक्ति, हमेशा सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट शब्दावली की तलाश करें, क्योंकि एसएससी अक्सर नीति घोषणाओं में उपयोग किए जाने वाले सटीक नामकरण का परीक्षण करता है। नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, भारत के भौगोलिक केंद्र में रणनीतिक रूप से स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स और कार्गो हब बनाता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता और पूंजी का लाभ उठाने के लिए एक प्रमुख सरकारी रणनीति है। ऐसे हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण व्यापक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नागपुर का स्थान इसे एक प्रमुख मल्टीमॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब और हवाई अड्डे मिहम के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, आंध्र प्रदेश में दूरसंचार विभाग, डिजिटल भारत निधि और राज्य सरकार के बीच हाल ही में हुए समझौते के माध्यम से कौन सा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन A है डिजिटल इंडिया एक्सेस इनिशिएटिव। ऑप्शन B है संशोधित भारतनेट कार्यक्रम। ऑप्शन C है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। ऑप्शन D है स्मार्ट विलेज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। सही जवाब है ऑप्शन B, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम। ये समझौता विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम एबीपी के कार्यान्वयन को लक्षित करता है।
विकल्प ए गलत है क्योंकि यह एक सामान्य शब्द है जो अक्सर इस विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजना के बजाय डिजिटल साक्षरता से जुड़ा होता है। विकल्प सी एक व्यापक राष्ट्रीय मिशन है, जबकि समझौता विशेष रूप से भारतनेट रोलआउट के लिए है। विकल्प डी एक प्रशंसनीय सा प्रतीत होने वाला भटकाने वाला कारक है, लेकिन समाचारों में उल्लिखित आधिकारिक योजना के नाम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। परीक्षा टिप: सरकारी समझौता ज्ञापनों से जुड़े प्रश्नों में हमेशा सामान्य शब्दों के बजाय विशिष्ट योजना के नाम, जैसे संशोधित भारतनेट, की तलाश करें। भारतनेट भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसे दूरसंचार विभाग (DOT) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसे हाल ही में डिजिटल भारत निधि के रूप में रीब्रांड किया गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य शहरी और ग्रामीण भारत के बीच डिजिटल विभाजन को पाटना है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मिजोरम जिंजर मिशन का कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? ऑप्शन A है 150.45 करोड़ रुपए, ऑप्शन B है 189.79 करोड़ रुपए, ऑप्शन C है 210.25 करोड़ रुपए, ऑप्शन D है 175.60 करोड़ रुपए। सही जवाब है ऑप्शन B 189.79 करोड़ रुपए। मिजोरम जिंजर मिशन को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा आधिकारिक तौर पर 189.79 करोड़ रुपए के विशिष्ट बजटीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि वे अलग अलग वित्तीय आंकड़े प्रदान करते हैं जो इस विशिष्ट पहल से मेल नहीं खाते हैं। एसएससी परीक्षाओं के लिए प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए सटीक बजट आवंटन को याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वर्तमान मामलों के अनुभाग में अक्सर पूछे जाते हैं। परीक्षा के दौरान भ्रम से बचने के लिए हमेशा अपनी अध्ययन नोट्स में करोड़ मूल्य को दोबारा जांचें। मिजोरम को पूर्वोत्तर भारत में अदरक के प्रमुख उत्पादकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो अनुकूल कृषि जलवायु परिस्थितियों से लाभान्वित है। राज्य सरकार केंद्रीय समर्थन के साथ कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और निर्यात क्षमता में सुधार करने के लिए प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इस तरह की मिशन मोड परियोजनाओं को आमतौर पर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डॉनर) या केंद्रीय कृषि योजनाओं के तहत वित्त पोषित किया जाता है। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ाना किसानों की आय को दोगुना करने की सरकार की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है। अब क्विक रिवीजन, आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक नज़र में। 1. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत में हालिया पेंशन सुधारों ने शासन को नियम पुस्तिका संचालित मॉडल से निम्नलिखित में से किस में बदल दिया है? आंसर, नागरिक केंद्रित मॉडल। 2. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हाल ही में सम्मानित किए गए लीप्स 2025 पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानना है? आंसर, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र। 3. भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित होने वाला है? आंसर, थूथुकुडी, तमिलनाडु। 4. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा जारी मदर सैंक्शन की पहली किस्त की कुल राशि क्या है? आंसर, 401.50 करोड़ रुपये। 5. इंडिया ने हाल ही में किस संगठन के साथ एक समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर, कार्य 6. छात्रों में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में भारतीय भाषा समर कैंप (BBSC) का शुभारंभ किसने किया? आंसर, श्री संजय कुमार। 7. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से उन्नत और आधुनिक बनाने के लिए किस प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी गई? आंसर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 8. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस ढांचे के तहत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और उन्नयन को मंजूरी दी है? आंसर, सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल। 9. आंध्र प्रदेश में दूरसंचार विभाग, डिजिटल भारत निधि और राज्य सरकार के बीच हाल ही में हुए समझौते के माध्यम से कौन सा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है? आंसर, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम। 10. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मिजोरम जिंजर मिशन का कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? आंसर, 189.79 करोड़ रुपए। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए।
एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।